तो NO की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है ना, NO की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यहाँ पर सांद्रता जो विलुप्त तो हो रहा है, इसलिए इसके अपन R इक्वल इसके सामने कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस सिंबल लगाएंगे। ठीक है, इसके सामने कौन सा सिंबल लगाएंगे, माइनस। इसका मतलब उसकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर भी एक क्रियाकारक है तो इसके सामने भी, चूंकि उसकी सांद्रता जो है कम हो रही है, इसलिए अपन यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, सांद्रता में कमी हो रही है। तो यहाँ पर यदि अपन नेगेटिव साइन लगा रहे हैं ना, नेगेटिव साइन मतलब सांद्रता में क्या हो रही है, सांद्रता में कमी। और सांद्रता में कमी किसकी होती है, क्रियाकारक की, क्रियाकारक की होती है। और क्रियाफल की सांद्रता में समय के साथ साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्रियाकारक की सांद्रता क्या है, अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन इसका मतलब क्या होता है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है। सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये किसके लिए होती है, क्रियाफल के लिए। क्रियाफल धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, बढ़ते जाता है। समझ में आया। तो अब यदि मान लो ये किसके लिए होता है, ये जो है यदि मान लो स्टोइचियोमेट्रिक पूरा अभिक्रिया जो है, जिसमें समान स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक वाले हैं। क्योंकि इसमें देखो इस तरफ भी, दोनों तरफ क्या है, ये यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वो यहाँ पर भी 1 है। लेकिन यदि मान लो हम यहाँ पर भिन्न स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक वाले अभिक्रिया लेते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लो, अभिक्रिया दर जो है, ये जो R होता है ना, अभिक्रिया की दर किसके दर्शाते हैं अपन, R। तो R की जो इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, देखो सांद्रता में परिवर्तन को अपन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर। इसमें किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। और इसको अपन किस में लेते हैं, सेकंड में। तो R की इकाई क्या हुआ, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर R की इकाई क्या हुआ, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये पहली वाली अभिक्रिया क्या हो गई, जिसमें समान स्टोइचियोमेट्रिक, ये क्या है, जिसमें ये समान स्टोइचियोमेट्रिक वाला उदाहरण है, समान मितीय गुणांक वाले। ठीक है, अब यदि मान लो भिन्न स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक वाले अभिक्रिया को अपन कैसे लिखेंगे, दूसरा है गुणांक वाली अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिखने के लिए देखो कितने गैसीय अभिक्रिया, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ जब अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया जो है इसमें जैसे H2 और I2 की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के विलुप्त होने की दर तो समान है ना। हाइड्रोजन और आयोडीन के विलुप्त होने की दर समान है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक है। परंतु HI के उत्पन्न होने की दर इनकी क्या है, दोगुनी हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गई। अतः अभिक्रिया दर असमानता दूर करने तथा अभिक्रिया दर का समान मान प्राप्त करने के लिए, चाहे जो भी स्पीसीज हो, सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से क्या किया जाता है, उसको विभाजित कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, अभिक्रिया दर को अपन चेंज नहीं कर सकते है ना। अभिक्रिया दर की असमानता को दूर करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, वहां पर जो अभिक्रिया दर के समान मान को प्राप्त करने के लिए जो भी स्पीसीज होता है उसको अपन क्या करते हैं, उसकी सांद्रण में परिवर्तन के दर को अभिक्रिया में उपस्थित अभिक्रिया या उत्पाद के स्टोइचियोमेट्रिक जो गुणांक होता है उससे अपन क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। जैसे इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर है ना, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर R बराबर अपन क्या लिखेंगे, देखो H हाइड्रोजन के विलुप्त होने का दर डेल हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल T। इसके सामने अपन क्या लिखाएंगे, माइनस सिंबल, क्योंकि ये क्रियाकारक है। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल
आयोडीन के विलुप्त होने का दर डेल टी, इसके आगे भी कौन सा सिंबल लगेगा, माइनस सिंबल लगेगा। या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एच आई के उत्पन्न होने का, सांद्रण में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि एच आई क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे और उसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके सामने जो 2 है, ठीक है, तो अभिक्रिया दर जो होता है, अभिक्रिया दर में असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी R इक्वल टू हो रहा है, यहाँ पर भी R इक्वल टू है, इसकी असमानता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 होता है इसको 1/2 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि देखो HI और हाइड्रोजन और आयोडीन के एक अणु विलुप्त होते उतने ही समय में HI के 2 अणु प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा है, ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के एक अणु जितने समय में विलुप्त हो रहा है उतने समय में क्या हो जा रहा है, HI के कितने अणु बन जा रहा है, 2 अणु प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर देखो R को अपन बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/2 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लो हमारे पास है N2 प्लस H2 तो क्या बनता है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 लगाते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसके लिए यदि अपने को R का मान लिखना है तो अपन R का मान कैसे लिखेंगे, यहाँ पर R इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, डेल N2 की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहाँ पर देखो इसकी एक, जितने समय में इस नाइट्रोजन के 1 मोल जो है वो कम होता है उतने समय में हाइड्रोजन के 3 अणुमोल क्या हो जाता है, कम हो जा रहा है, और उतने ही समय में क्या हो जा रहा है, 2 मोल अमोनिया जो है वो बनते जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, क्रियाकारक है, तो क्रियाकारक के आगे अपने को कितना बैठाना है, क्योंकि उसकी मात्रा कम होती जा रही है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाओगे। हाइड्रोजन जो है ये भी क्या है, क्रियाकारक, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डेल हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन डेल टी, और साथ में यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, 1/3 करोगे, और इसके आगे कौन सा सिंबल लगाना है तुमको, माइनस सिंबल। ठीक है, इसके सामने भी कौन सा सिंबल लगाना है, माइनस सिंबल। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रियाकारक है, और क्रियाकारक की मात्रा जो है समय के साथ साथ कम होती जा रही है, इसलिए इसके सामने माइनस सिंबल अपने को लगाना है। और अमोनिया के लिए यदि अपन R का मान निकालना चाहते हैं तो अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसकी मात्रा जो है बढ़ती जाती है, तो डेल अमोनिया के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन बटे डेल टी, 2 है तो इसको लगाएंगे 1/2 और इसके सामने लगेगा प्लस सिंबल। ठीक है, प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी मात्रा एक क्रियाफल है और इसकी मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझ में आए। तो R की जो मात्रा होती है, R को बराबर करने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है कि यहाँ सामने जो मूल होता है इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है कि उसकी जो सांद्रता है वो घट रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या दर्शाता है कि उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, R को देखो, R को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, R को हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट के लिए यदि अपन एक ग्राफ खींचते हैं, देखो R जो होता है, यदि अपन रिएक्टेंट के लिए लेते हैं, है ना, R इक्वल टू क्या बोली मैं, माइनस डेल C अपॉन क्या होता है, डेल टी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, क्रियाकारक के लिए, ये किसके लिए, क्रियाकारकों के लिए, है ना, क्रियाकारकों के लिए इसके आगे क्या लगाते हैं अपन, माइनस सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्रियाकारक के लिए क्या होता है, CF मतलब फाइनल सांद्रता, कम होता है किससे, इनिशियल सांद्रता। I मतलब क्या है, इनिशियल सांद्रता। F मतलब CF मतलब फाइनल सांद्रता, और CI मतलब इनिशियल सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पर CF जो होता है, CF माइनस CI यदि अपन करते हैं रिएक्टेंट के लिए, CF माइनस क्या करते हैं, CI, तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं,
देखो जो क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक की सांद्रण मान लो अपन उसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आई मतलब क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, सी आई मतलब क्या है, सी आई क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। क्रियाकारक की सांद्रण अपन क्या लिए, मान लो अपन 50 मोल लिए, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रण कितना लिए, 50 मोल। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 10 मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद उसकी जो फाइनल सांद्रण है, मतलब 10 मिनट के बाद उसकी मात्रा कितनी बची, मान लो 30 मोल वहाँ पर बचा है ना। तो इसको बोलेंगे अपन फाइनल सांद्रण, मतलब अंतिम सांद्रण। कितना बचा, मान लो 30 मोल। तो यहाँ पर कितना हुआ, देखो प्रारंभिक सांद्रण कितना लिए थे अपन, 50, तो प्रारंभिक सांद्रण C5 के पास ये 50 हो जाएगा, और फाइनल सांद्रण कितना बचा, उसका 30 बचा। तो यहाँ पर 30 माइनस बचे तो कितना, -20 हुआ कि नहीं, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो क्रियाकारक की मात्रा क्या होता है, हम पहले तो ज़्यादा लेते हैं, धीरे धीरे उसकी मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो CF माइनस CI यदि अपन करते हैं, मतलब यदि अपन फाइनल सांद्रण में से प्रारंभिक सांद्रण को ही हमेशा घटाया जाता है, डेल C निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा, ये वाला, ये मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू होता है डेल C, मतलब सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो फाइनल सांद्रण होता है उसमें से प्रारंभिक सांद्रण को ही घटाया जाता है। तो चूंकि फाइनल सांद्रण जो है वो क्रियाकारक के लिए कम होता है, इसलिए यहाँ पर मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे अपन पहले क्रियाकारक की मात्रा 50 लिए, उसके बाद मान लो 20 सेकंड के बाद या 20 मिनट के बाद उसकी सांद्रता घट के कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा क्रियाफल में परिवर्तित हो गई है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 50 इक्वल टू -20 हो गया। इसलिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा माइनस सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो यदि अपन मान लो क्रियाकारक के लिए अपन सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं ना, यदि अपन क्रियाकारक के लिए क्रियाकारक की सांद्रता और यहाँ पर समय अंतराल के बीच में डेल टी है ना, समय अंतराल के बीच में यदि अपन एक ग्राफ खींचते हैं तो क्रियाकारक की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई, क्रियाकारक की सांद्रता, और यहाँ पर समय अंतराल, यहाँ इस डायरेक्शन में समय बढ़ते जा रहा है। तो क्रियाकारक की मात्रा क्या होगी, प्रारंभ है तो क्रियाकारक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, समय के साथ साथ क्या होती जाएगी, इस प्रकार से कम होती जाती है। क्रियाकारक की मात्रा समय के साथ साथ क्या होती जाएगी, इस प्रकार से कम होती जाएगी, ये आपको पता है। यदि क्रियाफल होगी तो उसकी सांद्रण क्या हो जाएगी, इस प्रकार समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो क्रियाकारक की सांद्रण यहाँ पर मान लो हम एक समय लेते हैं, ये मान लो T1 है, जब समय यहाँ पर कम था उस समय उसकी सांद्रण कितना था, ये वाली मान लो उसकी सांद्रण है। ये सांद्रण मान लो हमारा ले लिए CI, मतलब उसका प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है। ये प्रारंभिक सांद्रण हो गई, ये T1। अब जैसे समय अपन बढ़ाते गए, ठीक है, ये मान लो 10 सेकंड में, और यहाँ पर मान लो 40 सेकंड के बाद उसकी सांद्रण कितनी हो गई, उसकी सांद्रण देखो यहाँ पर कम हो गई। क्रियाकारक की सांद्रण क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नीचे की ओर आ गई ना। तो ये हो गया CF फाइनल सांद्रण, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर होता है इसको बोलेंगे हम T2। इन दोनों का जो अंतर होता है इसी को क्या बोलेंगे, डेल T, ठीक है। और यहाँ के बीच का जो अंतर होगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेल C, इसी को अपन क्या बोलेंगे, डेल C। तो क्रियाकारक के लिए डेल C जो है वो क्या होती जा रही है, कम। समय अंतराल जो है वो, ये सांद्रण में परिवर्तन जो है धीरे धीरे, सांद्रण में परिवर्तन के आगे अपन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रण क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। अब डेल टी जो है, देखो यहाँ पर डेल टी, जब ये डेल टी जो है जब लार्ज होता है, ये डेल टी जो है जब लार्ज होता है, मान लो यहाँ पर 2-3 घंटे के लिए हो रहे हैं ना, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, डेल टी। जैसे 2-3 घंटे के लिए, जैसे गाड़ी में बताई ना, मान लो वो 4 घंटे तक गाड़ी चलाए, जिस स्पीड से चलाए उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, तब उसको क्या बोलेंगे, औसत दर। तब अपन क्या बोलेंगे, तब जब इस डेल टी से जब निकालेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, औसत दर बोलेंगे। लेकिन यदि डेल टी का मान जो है वो क्या है, ये बहुत कम है ना, स्मॉल है, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसको ताक्षणिक दर बोलेंगे। तो औसत दर को डेल से दर्शाया जाता है, और ताक्षणिक डेल से डेल C अपॉन डेल टी बोलेंगे, और यहाँ पर इसको अपन DC अपॉन
dt। कभी कभी c के जगह x का भी उपयोग किया जाता है ना। इसको कभी कभी जैसे डेल x अपन डेल t भी लिखते हैं, या फिर इसको dx अपन dt ऐसे भी लिखा जाता है। कभी कभी जैसे मान लो यदि ये होता है ना, जैसे गैसीय अभिक्रिया भी होती है ना, तो वहाँ पर गैसीय अभिक्रिया के लिए डेल p का भी उपयोग किया जाता है, डेल p अपन डेल t। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, dp अपन dt। तो ये समझ में आया आप लोग को। औसत दर मतलब जब जैसे गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक जिस स्पीड से चल रहा है उसको बोलेंगे औसत दर। और थोड़ा सा भी कहीं पर चेंज होता है स्पीड में, जैसे ब्रेकर में ब्रेक लगाई तो थोड़ा सा स्पीड कम ज़्यादा होता है, या फिर कहीं मोड़ आ गई तो थोड़ा सा स्पीड को थोड़े समय के लिए स्पीड जो है थोड़ा सा चेंज किए तो उसको अपन बोलेंगे ताक्षणिक दर। तो थोड़े समय के लिए जो चेंज किए उसको ताक्षणिक, और ज़्यादा समय तक जो जिस स्पीड से चलता है उसको कहा जाता है औसत दर। तो औसत दर के लिए डेल सी का उपयोग किया जाता है और ताक्षणिक दर के लिए डी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर P मतलब क्या होता है, जैसे P मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, गैसीय अभिक्रिया के लिए यहाँ पर P मतलब डेल P मतलब प्रेशर में अंतर, दाब में परिवर्तन। ये क्या है, दाब में परिवर्तन है। और ये तो आपको पता है, ये क्या है, डेल टी क्या है, समय में परिवर्तन। ठीक है, उसी प्रकार से यदि अपन मान लो किसी रिएक्टेंट के लिए करते हैं ना, ये किसके लिए था, क्रियाकारक के लिए। किसके लिए ग्राफ था, क्रियाकारक के लिए। यदि अपन मान लो क्रियाफल के लिए करते हैं, क्रियाफल के लिए करेंगे तो यहाँ पर दूसरे पेज में ले लेते हैं ठीक है, क्रियाफल के लिए यदि अपन करते हैं तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ये मान लो अपन क्रियाफल के लिए ग्राफ खींचते, क्रियाफल की सांद्रता, ये क्रियाफल की ये बड़ी वाले कोष्टक का मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर में सांद्रता ले रहे हैं ना, ये सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं कि नहीं। इस प्रकार से यदि अपन लेते हैं ऐसे कोष्टक, इसका मतलब क्या होता है, मोल प्रति लीटर। इसी को क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। इसी को क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, तो क्रियाफल की सांद्रता और यदि अपन समय अंतराल के बीच में ग्राफ खींचते हैं, है ना, ये टी के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर हमको मालूम है कि समय के साथ साथ क्रियाफल की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ग्राफ हमको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि अपन मान लो ये वाला समय जो है, ये मान लो T1 है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये T2। समय काफ़ी लंबा समय लिए, तो अपन इसको लिखेंगे, ये हो गया डेल टी जो है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे डेल टी। ये यदि अधिक हुआ तो इसको अपन क्या बोलेंगे, औसत दर। ठीक है, तो यदि मान लो यहाँ पर T1 समय में उसकी सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता ये हो गया C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CI बोलेंगे, और ये फाइनल सांद्रता CF। यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि क्रियाफल के लिए CF जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है CI से। मतलब फाइनल सांद्रता जो है वो इनिशियल सांद्रता से बड़ा होता है। इसलिए जब अपन R का मान निकालते हैं तो R का मान निकालते हैं CF माइनस CI करेंगे, तो यहाँ पर क्या आता है, ये पॉजिटिव आता है। मतलब इन दोनों का यदि अपन घटाएंगे तो इसलिए रिएक्टेंट के लिए R का मान जब अपन निकालते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो अपन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि डेल टी का मान यदि अधिक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, औसत दर बोलेंगे। और ये इसको क्या बोलेंगे, औसत दर। इसको क्या बोलेंगे, औसत दर निकल जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो डेल टी जो है वो क्या है, टाइम पीरियड जो है कम हो गया, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, ताक्षणिक दर। सेम वैसे ही है ना, ताक्षणिक दर। तो ताक्षणिक दर के लिए ये जो ताक्षणिक दर को अपन किससे दर्शाते हैं, अभी यहाँ पर क्या बताए थे, dt से दर्शाते हैं। तो dt जो है, ये जो dt होता है ताक्षणिक दर, ये लगभग बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 0 भी होता है ना, लगभग 0 भी हो सकता है। ये मान लो ये 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा उसका स्पीड चेंज हुआ था, तो इस प्रकार से उसका अपन ताक्षणिक दर जो है उसको अपन डेल टी, मतलब ये लगभग बहुत कम होता है, इसलिए dt जब 0 होता है उसको अपन ताक्षणिक दर बोलते हैं। ठीक है,
तो यदि अपने को dt निकालना होता है ना, तो अपन इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे एक स्लोप लगा है, स्लोप से अपन निकालते हैं, है ना। dt निकालने के लिए जैसे मान लो इसका यदि अपने को dt निकालना होता है, देखो रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए यदि अपन को dt निकालना है तो अपन क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से ये जो ग्राफ था अभिकारक के लिए कैसा निकलता है, इस प्रकार से निकलता है ना। ये क्या होता है, नेगेटिव आता है, लेकिन स्लोप जो है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर स्लोप जो है नीचे की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव है, स्लोप जो है नीचे की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dc अपन या dx अपन dt लिखेंगे, ठीक है। और ये स्लोप को अपन किससे निकालते हैं, स्लोप जो है इसको अपन tan थीटा से निकाला जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, dt का मान निकालना है, तो रिएक्टेंट के लिए अपन देखते हैं कि इस प्रकार से आता है ना। क्रियाफल के लिए कैसे आता है, क्रियाफल के लिए ऐसे आता है, तो वहाँ पर स्लोप देखो ऊपर की तरफ जाता है ना, स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो स्लोप के लिए अपन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आता है, इसलिए dc अपन dt लिखेंगे और इसका मान जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। स्लोप ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव होता है, यहाँ पर स्लोप जो है नीचे की ओर आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस यदि निकालना है अपने को, है ना, ताक्षणिक दर निकालना है, तो ऐसे स्लोप से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आज यहाँ तक का ख़त्म हो गया। इसके लिए कुछ आप लोग याद कर लेना, होमवर्क में व्हाट्सएप में भेज दूँगी, ठीक है।